हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोबिलाइजेशन ऑफ फूड रिजर्व्स। कैसे फूड रिजर्व्स का मोबिलाइजेशन होता है। मोबिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो भी फूड स्टोर है, सीड के अंदर जो भी फूड स्टोर है, उस सीड में से जो भी ग्रोइंग एक्सिस है उस तक इस फूड को लेके जाना, इन न्यूट्रिएंट्स को लेके जाना ही मोबिलाइजेशन कहलाता है। या फिर हम बोल सकते हैं ये जो सीड के अंदर जो भी स्टोर्ड रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं, ठीक है, फूड रिजर्व्स होते हैं, वो उनका ब्रेक डाउन किया जाता है। उस ब्रेक डाउन के बाद उनको ग्रोइंग एक्सिस एक्सिस तक मोबिलाइज किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम डिस्कस करेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट को ले जाया जाता है, कैसे प्रोटीन्स को लेके जाया जाता है। ठीक है, ये दो दो के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो अनाज होता है उसके भ्रूण पोष में यानी कि एंडोस्पर्म में स्टार्च प्रमुख आरक्षित कार्बोहाइड्रेट यानी कि मेजर रिजर्व फूड होता है। ठीक है, मेजर रिजर्व फूड क्या होता है, एंडोस्पर्म के अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर मेजर रिजर्व फूड पाया जाता है। और ये मेजर रिजर्व फूड जो होता है ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मेजर अमाउंट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और जैसे कि चावल, गेहूं और मक्का, ठीक है, ये अनाज या फिर सीरियल्स हो गए, इनके अंदर ये एंडोस्पर्म के अंदर मेजर रिजर्व फूड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होंगे, उनके अंदर अलग अलग यूनिट्स होंगी, वो ब्रेक होंगी एंड एक सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर ये आके क्या हो जाएगा, यूजेबल फॉर्म बन जाएगी और ये यूज कर लिया जाएगा, यूटिलाइज कर लिया जाएगा ग्रोइंग सीडलिंग्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज टूटेगा तो इसके बीच में कुछ एंजाइम्स भी आएंगे। ठीक है, कुछ एंजाइम्स आएंगे जो इनको ब्रेक करेंगे। तो ये जो स्टार्च है, ठीक है, मेजर रिजर्व फूड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट में भी जो स्टार्च होता है। अब ये जो स्टार्च है इसके अंदर, स्टार्च के अंदर दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है अमाइलेज, एक होती है अमाइलोज और एक होती है अमाइलोपेक्टिन। ये अमाइलोज है, ठीक है, ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है एंड ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं होती, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर कैसा होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। अमाइलोज के अंदर यहाँ पे बॉन्डिंग होती है, 1/4 बॉन्डिंग होती है। ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे होती है ये 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे 1/4 तो होगा ही होगा, साथ में यहाँ पे 1/6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी देखने को मिलता है। तो स्टार्च के अंदर दो यूनिट्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, जो पहले अल्फा अमाइलोज द्वारा हाइड्रोलाइज्ड की जाती है। अब ये जो अमाइलोज यानी कि ये जो स्टार्च है, स्टार्च को क्या किया जाएगा, अब स्टार्च के अंदर ये जो दो यूनिट्स हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, इनको सबसे फर्स्ट अल्फा अमाइलेज नाम का एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज करेगा। यह एंजाइम ग्लूकोज अवशेषों के यानी ग्लूकोज रेजिड्यू है, जैसे एक रेजिड्यू हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, तो ग्लूकोज रेजिड्यू के बीच में जो 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको मनमाने ढंग से बाधित करता है, उसको यहाँ पे इस बॉन्ड को ये तोड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे अल्फा अमाइलेज आएगा। जैसे कि हम देखें यहाँ पे स्टार्च की हमने बात की थी, स्टार्च के अंदर दो सब यूनिट होती है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर क्या होता है, 1/4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1/4 तो होती है स्ट्रेट चेन में, साथ में यहाँ पे 1/6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखने को मिलती है। तो अब इनके अंदर, इन दोनों के अंदर ये जब टूटेंगे, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये ब्रेक होंगे, और ब्रेक किसकी हेल्प से होंगे, ये एक एंजाइम की हेल्प से ब्रेक होंगे जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज क्या कर रहा है, इनको अल्फा अमाइलेज इनको ब्रेक कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक हो गई, ठीक है। अल्फा अमाइलेज स्टार्च के क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन में शामिल एक अन्य एंजाइम पिछले अल्फा अमाइलेज क्रिया द्वारा जारी बड़े ओलिगोमर्स के नॉन रिड्यूसिंग टर्मिनल से लगातार डाइसैकेराइड माल्टोज अवशेषों को अलग करता रहता है। यानी कि ये क्या करेगा, अब ये ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे अमाइलोज सबसे पहले ब्रेक होगा लार्ज लीनियर
क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेट चेन होती है, लीनियर चेन होती है, तो ये ब्रेक होता है लार्ज लीनियर ओलिगोमर्स के अंदर। ठीक है, लार्ज लीनियर ओलिगोमर्स होते हैं, ये ओलिगोमर्स ग्लूकोज के होते हैं। लेकिन ये अल्फा अमाइलेज अमाइलोपेक्टिन को क्या करेगा, ये इसको लार्ज ब्रांच्ड ओलिगोमर्स के अंदर ब्रेक कर देगा, ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये ब्रेक हो गए, अल्फा अमाइलेज ने इन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन को ब्रेक कर दिया है। अब ये एंजाइम अमाइलोज से ग्लूकोज और माल्टोज अवशेष उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से यहाँ पे एंजाइम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अल्फा अमाइलेज, ये हमने बात कर ली, अल्फा अमाइलेज था। फिर से यहाँ पे कुछ और एंजाइम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे आते हैं अल्फा एंड बीटा अमाइलेज। तो यहाँ पे फिर से क्या आएंगे, अल्फा एंड बीटा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज। ये जो अल्फा एंड बीटा अमाइलेज है, अब ये अल्फा बीटा अमाइलेज इनको और छोटे टुकड़ों में या फिर और छोटी यूनिट्स के अंदर ब्रेक कर देगा। लाइक ये जो अमाइलोज था, ये लार्ज लीनियर ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हुआ, फिर ये ग्लूकोज एंड माल्टोज के अंदर ब्रेक हो गया। माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज की सब यूनिट्स पाई जाती हैं, तो ये माल्टोज के अंदर ब्रेक हो गया। एंड ये जो लार्ज ब्रांच्ड ओलिगोमर्स थे ग्लूकोज के, जो कि अमाइलोपेक्टिन से टूट के आए थे, अब ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज एंड माल्टोज तो होंगे ही होंगे, ग्लूकोज एंड माल्टोज होंगे, साथ में यहाँ पाया जाता है एक लिमिट डेक्स्ट्रीन। लिमिट डेक्स्ट्रीन्स भी यहाँ पे पाया जाता है कि 2 अवशेषों के अलावा ग्लूकोज की अत्यधिक शाखाओं वाली छोटी श्रृंखलाएं, जिन्हें लिमिट डेक्स्ट्रीन के रूप में जाना जाता है, ये भी अमाइलोपेक्टिन से प्राप्त होती है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन से प्राप्त हुई है। तो अब हमारे पास ये ग्लूकोज, माल्टोज, लिमिट डेक्स्ट्रीन्स, ये सब यूनिट्स आ गई है यहाँ पे, और छोटी यूनिट्स आ गई हैं, यानी कि स्टार्च था, स्टार्च की फर्दर यूनिट्स थी, फिर फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, फिर फर्दर ब्रेक डाउन हुआ, तो अब यहाँ पे ग्लूकोज, माल्टोज एंड लिमिट डेक्स्ट्रीन्स आ जाते हैं। अब फर्दर जो है, फर्दर क्या एक्शन होगा यहाँ पे, अब एक डी ब्रांचिंग एंजाइम जिसको लिमिट डेक्स्ट्रिनेज बोला जाता है, लिमिट डेक्स्ट्रिनेज क्या करेगा, जो 1-6 जिनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इन पॉइंट्स, इन ब्रांच पॉइंट्स को हाइड्रोलाइज करता है। जैसे कि अभी तक हमने देखा था स्टार्च था, हमने देख ही लिया था, स्टार्च था, अमाइलोपेक्टिन थे, इसके बाद लार्ज लीनियर ओलिगोमर्स थे ग्लूकोज के, अमाइलोज से आए थे, एंड अमाइलोपेक्टिन से लार्ज ब्रांच्ड ओलिगोमर्स आए थे ग्लूकोज के। फिर अमाइलोज से यहाँ पे क्या था, ग्लूकोज, अमाइलोज से ग्लूकोज एंड माल्टोज आ गए थे। एंड इस साइड हमने देखा था कि अमाइलोपेक्टिन से अमाइलोपेक्टिन से हमारे पास मिल गए थे ग्लूकोज, माल्टोज, एंड साथ में यहाँ पे था लिमिट डेक्स्ट्रीन्स। अब ये हमें मिल गए हैं। अब इसके बाद एक डी ब्रांचिंग एंजाइम होता है जिसको लिमिट डेक्स्ट्रिनेज बोला जाता है। ये जो लिमिट डेक्स्ट्रिनेज है, यहाँ अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो 1/6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, उन ब्रांच पॉइंट्स को ये हाइड्रोलाइज कर देता है और इनको छोटी श्रृंखलाओं को छोड़ता है, और जो आगे अमाइलेज द्वारा ये साफ की जाती है। यानी कि यहाँ पे ये फिर से ब्रेक डाउन जब होगा, फिर से अमाइलेज एंजाइम आएगा और फिर से वो और छोटी ब्रांचेस के अंदर या फिर और छोटी यूनिट्स के अंदर इनको ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम आता है, नेक्स्ट यहाँ पे माल्टोज को माल्टेज द्वारा, ठीक है, जैसे लिमिट डेक्स्ट्रीन्स के लिए लिमिट डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम है, माल्टोज के लिए माल्टेज एंजाइम है, इसके द्वारा ये ग्लूकोज की इकाइयों के अंदर क्या कर दिए जाते हैं, ये हाइड्रोलाइज कर दिए जाते हैं। तो ये जो ग्लूकोज पहले लिमिट डेक्स्ट्रिनेज क्या कर दिया जाएगा, ये ब्रांच पॉइंट से हाइड्रोलाइज किया जाएगा, तो ये ग्लूकोज एंड माल्टोज के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। अब ये ग्लूकोज एंड माल्टोज, ठीक है, ये भी इधर आ रहे हैं और ये तो पहले से यहाँ पे छोटे यूनिट्स में थे ही। अब यहाँ पे एंजाइम आता है माल्टेज। माल्टेज क्या करेगा, इनको ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि ग्लूकोज तो एज इट इज ग्लूकोज है ही, उसको तो फर्दर ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा अभी, और माल्टोज जो है ये ग्लूकोज की 2 सब यूनिट होंगी, तो ये ब्रेक होके ये फर्दर ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जब ये लिमिट डेक्स्ट्रिनेज से ग्लूकोज माल्टोज यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे एंजाइम की हमने बात की थी, ये एंजाइम था
ये एंजाइम था लिमिट डेक्सट्रीनेज, लिमिट डेक्सट्रीनेज। एंड और जो एंजाइम थे, और एंजाइम थे यहाँ पे जैसे कि अल्फा एंड बीटा अमाइलेज। ठीक है, ये एंजाइम्स यहाँ पे थे। तो फर अब ये क्या आ गया, ये ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में ये यहाँ पे आ चुका है। ग्लूकोज एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च की, जो कि अब इसको एब्जॉर्ब या फिर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मोनोकोट्स के अंदर क्या होता है, अब अल्फा अमाइलेज को छोड़कर उपरोक्त सभी एंजाइम स्कैटुलम और आसपास के एल्यूरोन लेयर्स में संश्लेषित होते हैं। ठीक है, मोनोकोट्स के अंदर क्या है, स्कैटुलम पाया जाता है। स्कैटुलम के पास, स्कैटुलम क्या करता है, आसपास के जो उसके एल्यूरोन लेयर है उसको, उससे ये एंजाइम्स को ये क्या करवाता है, संश्लेषित या फिर सिंथेसाइज करवाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि यहाँ पे अल्फा अमाइलेज नहीं होगा। ठीक है, अल्फा अमाइलेज, यहाँ पे अल्फा अमाइलेज को छोड़ के बाकी सभी यहाँ पे एल्यूरोन लेयर से क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज करवा लिए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो ग्लूकोज है इतना जो चल रहा था, ये एंडोस्पर्म की बात चल रही थी। ठीक है, ये जितने भी हमने ब्रेक डाउन किया ये सारे एंडोस्पर्म के अंदर ब्रेक हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ये ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द सीडलिंग्स तक भेजा जाएगा। उसको भेजने के लिए ग्लूकोज को एक अदर यूनिट जिसको बोला जाता है सुक्रोज, उसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और यहाँ पे एक एंजाइम होता है सुक्रेज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। क्योंकि जो मूवेबल फॉर्म होती है कि एक जगह पे दूसरी जगह पे जाएगी, प्लांट्स के अंदर जो फॉर्म होती है वो सुक्रोज ही होती है। ठीक है, सुक्रोज वो फॉर्म होती है। तो सुक्रोज की फॉर्म में इस ग्लूकोज को लाया जाता है और फिर ये एम्ब्रियो के अंदर आ जाता है। ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो के अंदर आ जाता है। एंड देन इसको ग्रोइंग पॉइंट या फिर ग्रोइंग पार्ट्स जो है सीडलिंग के, उस तक इसको भेजा जाता है। ग्रोइंग सीडलिंग तक उसके पार्ट्स तक इसको भेजा जाता है सुक्रोज को। तो ये होता है यहाँ पे ग्लूकोज या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या फिर मोबिलाइजेशन के अंदर। इसके बाद उन्हें अंकुरण के बाद स्टार्च को तोड़ने के लिए एंडोस्पर्म की भंडारण कोशिका यानी कि स्टोरेज सेल जो है एंडोस्पर्म की, उनमें से ही छोड़ दिया जाएगा। और अल्फा अमाइलेज स्टोरेज सेल से पहले से मौजूद जरूरत पड़ने पर यह सक्रिय हो जाता है। ठीक है, अल्फा अमाइलेज क्या है, स्टोरेज सेल के अंदर पहले से मौजूद होता है। जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी इसको एक्टिव कर दिया जाएगा और अंत में ग्लूकोज को स्कैटुलम के माध्यम से ग्रोइंग एम्ब्रियो को निर्देशित किया जाता है, उस तक भेजा जाता है। और जो भी ग्रोइंग रीजन्स है सीडलिंग के, उन तक इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर इसको कंज्यूम करवाया जाता है। सुक्रोज में इसको परिवर्तित किया जाता है और फिर इसको कंज्यूम करवाया जाता है। तो ये सभी स्टेप्स हमने देख लिए कि क्या होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो एक बार और अगर हम यहाँ पे सारा समराइज करें, तो यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे है ये एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे ये एंडोस्पर्म है, यहाँ पे इस रीजन में इसका ग्रोइंग एम्ब्रियो है। तो इस एंडोस्पर्म के अंदर स्टार्च पाया जा रहा है। अभी स्टार्च की दो सब यूनिट होती है, एक यहाँ पे होती है अमाइलोस और एक होती है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये दो सब यूनिट होती हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। ये है एंडोस्पर्म और ये है ग्रोइंग, ये है एम्ब्रियो। तो इस अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोस के अंदर क्या होता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 तो होते ही होते हैं, साथ में यहाँ पे क्या होता है 1/6 ब्रांचिंग जो इनसी होती है उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब सबसे फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे एक्ट करता है, उस एंजाइम का नाम होता है अल्फा अमाइलेज। सबसे फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे अल्फा अमाइलेज होगा। और ये अल्फा अमाइलेज अब क्या करता है, ये अल्फा अमाइलेज इनको लार्ज लीनियर ओलिगोमर्स के अंदर, ओलिगोमर्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज के ओलिगोमर्स के अंदर ऑफ ग्लूकोज। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ऐसे ही अमाइलोपेक्टिन के अंदर क्या होगा, लार्ज ब्रांच्ड ओलिगोमर्स ऑफ ग्लूकोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है।
अब नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पे आता है, नेक्स्ट एंजाइम यहाँ पे आएगा जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज। अल्फा एंड बीटा अमाइलेज, ये अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज क्या करेंगे, फिर से तोड़ेंगे इन लीनियर ओलिगोमर्स जो है ग्लूकोज के। तो यहाँ पे अमाइलोज के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज एंड माल्टोज के अंदर, और ये जो लार्ज ब्रांच्ड ओलिगोमर्स है इसके अंदर ग्लूकोज माल्टोज तो होगा ही होगा, दोनों होंगे। साथ में यहाँ पे लिमिट डेक्सट्रीन्स आ जाते हैं, लिमिट डेक्सट्रीन्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, और ये लिमिट डेक्सट्रीन्स और ये सब यूनिट्स है ये फर्दर इसके अंदर भी जा सकती है। और यहाँ पे एंजाइम होता है, यहाँ पे एंजाइम होता है अल्फा बीटा अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज, बीटा अमाइलेज एंड लिमिट डेक्सट्रीनेज, लिमिट डेक्सट्रीनेज एंजाइम होते हैं। अब ये ग्लूकोज एंड माल्टोज क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड माल्टोज फर्दर यहाँ पे ब्रेक किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ये जो है फर्दर यहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है, फर्दर ग्लूकोज की फॉर्म में ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में ला दिए जाते हैं, एंड ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाए जाते हैं एक एंजाइम जिसका नाम होता है माल्टेज की हेल्प से, ठीक, क्योंकि माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज को सुक्रोज की फॉर्म में इसको क्या किया जाएगा, सुक्रोज की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सुक्रेज सिंथेसाइजिंग एंजाइम। अब ये सारा एंडोस्पर्म के अंदर था, अब ये सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। सुक्रोज क्या की जाएगी, सुक्रोज को अब ग्रोइंग एम्ब्रियो के अंदर भेजा गया, और ग्रोइंग एम्ब्रियो के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट किया गया। ट्रांसपोर्ट के बाद इसको जैसे ट्रांसपोर्ट किया गया सुक्रोज के अंदर, देन इसको कंज्यूम किया गया। तो जो भी ग्रोइंग पॉइंट है उसके पास इसको ग्रोइंग सीडलिंग तक इसको भेजा गया, या फिर ग्रोइंग सीडलिंग पार्ट्स तक इसको भेजा गया। तो ये होता है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके अलावा ये हमने देखा था कि यहाँ पे जो है स्कैटुलम के अंदर बहुत सारे एंजाइम, स्कैटुलम और स्कैटुलम से एंड एल्यूरोन लेयर के अंदर से यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम, सिर्फ अल्फा अमाइलेज को छोड़ के बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं मोनोकोट्स के अंदर। अब डाइकोट्स के अंदर क्या होता है, डाइकोट्स के अंदर अमाइलोज के स्थान पर स्टार्च फोस्फोराइलेज यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। अल्फा अमाइलेज के स्थान पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टार्च फोस्फोराइलेज पाया जाता है। ये पॉलीसेकेराइड चेन को नॉन रिड्यूसिंग वाले छोर से, यानी कि जैसे ये चेन है, ये ग्लूकोज की ये चेन है। अब इस चेन से क्या किया जाएगा, इस चेन के ऊपर नॉन रिड्यूसिंग वाले जो इसके एंड्स होंगे, एंड्स पर दूसरे अंतिम, ठीक है, दूसरे अंतिम, जैसे दूसरा अंतिम ये हो गया, ये फर्स्ट अंतिम है, फर्स्ट लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। तो सेकंड लास्ट से यहाँ पे और अंतिम ग्लूकोज, यानी ये दोनों की यहाँ पे बात हुई है, इन दोनों को के बीच में क्या है, 1,4 लिंकेज है, में एक फोस्फेट समूह जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1,4 लिंकेज जो है इसके अंदर यहाँ पे एक फोस्फेट ग्रुप जोड़ा जाता है, और स्टार्च के पूर्ण हाइड्रोलिसिस को पूरा करने के लिए अन्य एंजाइम भी यहाँ पे आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टार्च फोस्फोराइलेज यहाँ पे एक्ट करता है, जो भी नॉन रिड्यूसिंग वाले एंड होंगे वहां पे सेकंड लास्ट और लास्ट ग्लूकोज के बीच में जो उसके रेजिड्यू है उनके बीच में जो 1,4 लिंकेज है उसमें एक फोस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है, ठीक है, फोस्फेट ग्रुप को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और एंजाइम भी होते हैं जो इसके अंदर हेल्प करते हैं डाइकोट्स के अंदर। इसके अलावा लेग्यूम्स के अंदर क्या होता है, जो फलियां होती है इनके अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को शुरू में ग्लूकोज 1 फोस्फेट, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे लेग्यूम्स के अंदर क्या होता है, इन लेग्यूम्स के अंदर यहाँ पे सबसे पहले ये जो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, इनको शुरू में क्या किया जाएगा, इनको शुरुआत में ग्लूकोज 1 फोस्फेट, शुरुआत में इनको ग्लूकोज 1 फोस्फेट, इसके अलावा माल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स के अंदर, लिमिट डेक्सट्रीन्स के अंदर इनको को स्टार्च फोस्फोराइलेज और बीटा अमाइलेज द्वारा इनका हाइड्रोलिसिस पहले किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कौन से होंगे, यहाँ पे एंजाइम होते हैं
स्टार्च फोस्फोराइलेज, स्टार्च फोस्फोराइलेज यहाँ पे एंजाइम होता है। सेकंड यहाँ पे एंजाइम होता है बीटा अमाइलेज। ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन्स को ग्लूकोज 1 फोस्फेट, माल्टोज एंड लिमिट डेक्सट्रीन्स के अंदर ब्रेक कर रहे हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद बीटा अमाइलेज और माल्टेज द्वारा फिर से इनको परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जो बड़ी यूनिट्स है जैसे कि माल्टोज है, लिमिट डेक्सट्रीन्स है, इनको फर्दर क्या किया जाता है, इनको ब्रेक किया जाता है। और ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एंजाइम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एंजाइम होता है लिमिट डेक्सट्रीनेज, लिमिट डेक्सट्रीनेज एंजाइम होता है। इसके अलावा यहाँ पे बीटा अमाइलेज होता है, और यहाँ पे माल्टोज भी है तो यहाँ पे माल्टेज एंजाइम भी होता है। तो ये क्या करेंगे, ये इनको तोड़ देंगे, और तोड़ के ये इन सारी सब यूनिट्स को तोड़ के इनको और छोटी यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और वो छोटी यूनिट क्या है, वो छोटी यूनिट होती है ग्लूकोज, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स यहाँ पे हेल्प करते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स। तो ये होता है यहाँ पे लेग्यूम्स के अंदर, जो भी अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन है, स्टार्च फोस्फोराइलेज एंड बीटा अमाइलेज की हेल्प से ग्लूकोज 1 फोस्फेट, माल्टोज, लिमिट डेक्सट्रीन्स के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं फर्स्ट। देन इनको लिमिट डेक्सट्रीनेज, बीटा अमाइलेज एंड माल्टेज की हेल्प से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसा होता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, कैसे टूटते हैं और फिर वो कैसे उनको भेजा जाता है ग्रोइंग सीडलिंग के पास। इसके बाद सेकंड यहाँ पे आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं भंडारण प्रोटीन, प्रोटीनियेज द्वारा हाइड्रोलाइज किए जाते हैं। प्रोटीनियेज क्या है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। इन एंजाइम्स को उनकी हाइड्रोलिटिक गतिविधि, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। जैसे इनकी हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी होती है इन प्रोटीनियेजेस की, वैसे ही इनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि एंडोपेप्टाइड हो गए, एंडोपेप्टाइड, पेप्टाइडेजेस, क्योंकि एंजाइम्स की बात कर रहे हैं तो एंडोपेप्टाइडेजेस यहाँ पे हो गई। एंडोपेप्टाइडेजेस छोटे ओलिगोपेप्टाइड, शॉर्ट ओलिगोपेप्टाइड का उत्पादन करने के लिए आंतरिक पेप्टाइड बॉन्ड यानी इनर पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करते हैं। देखो एंडो से ही पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ अंदर तोड़ेगा, इनर साइड में तोड़ेगा। तो ये क्या करता है, जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको ये क्या करता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और ये शॉर्ट ओलिगोपेप्टाइड बना देता है, शॉर्ट ओलिगोपेप्टाइड बना देता है ये एंडोपेप्टाइडेजेस एंजाइम, जो आगे पेप्टिडेज द्वारा अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे एंजाइम होगा पेप्टिडेजेस, और ये क्या करेगा, इसको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है यहाँ पे फर्स्ट एंडोपेप्टाइडेज के केस के रिगार्डिंग। इसके बाद और भी यहाँ पे इस टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, एक यहाँ पे होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एक यहाँ पे होता है अमीनो पेप्टाइडेजेस, ठीक है। ये जो एंजाइम्स है कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस और अमीनो पेप्टाइडेजेस, अब ये क्या करते हैं, ये जो भी क्रमशः ये एक पॉलीपेप्टाइड के क्रमशः मुक्त कार्बोक्सिल, ठीक है, ये मुक्त कार्बोक्सी पेप्टाइड क्या करेगा, जो इसका फ्री कार्बोक्सिल एंड होगा एंड अमीनो पेप्टाइड जो इसका फ्री अमीनो एंड होगा, वहां से ये क्या करना स्टार्ट करते हैं, वहां से एक पॉलीपेप्टाइड चेन को ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोटीन्स होंगे एंड या फिर हम बोल सकते हैं स्टोर्ड प्रोटीन्स होंगे। अब ये जो स्टोर्ड प्रोटीन्स हैं, ये स्टोर्ड प्रोटीन क्या किए जाएंगे, स्टोर्ड प्रोटीन्स कन्वर्ट किए जाएंगे, या तो यहाँ पे हो सकता है अमीनो पेप्टाइडेज और यहाँ पे हो सकता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। ये एंजाइम्स यहाँ पे होंगे और इनको ब्रेक कर देंगे अमीनो एसिड्स के अंदर। लाइक अमीनो पेप्टाइडेज अमीनो टर्मिनल से तोड़ता जाएगा, जैसे कि एक ये एन टर्मिनल हो गया, ये सी टर्मिनल हो गया। तो ये जो अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, इस टर्मिनल से कट करना स्टार्ट कर रहा है, एंड जो सी टर्मिनल वाला यानी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो सी टर्मिनल से यहाँ पे ब्रेक करना स्टार्ट कर रहा है। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स यानी कि अमीनो एसिड्स रेजिड्यू के अंदर इनको कन्वर्ट कर देंगे, और यही अमीनो एसिड्स सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो कि ग्रोइंग पार्ट तक भेजी जाती है। ग्रोइंग पार्ट जो है सीडलिंग का, उस तक इसको भेजा जाएगा। इसके अलावा ये जो स्टोर्ड प्रोटीन्स है, यहाँ पे हमने देखा था लास्ट अभी स्लाइड के अंदर कि यहाँ पे कुछ एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम भी होते हैं,
कुछ एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं, पेप्टाइडेजेस। एंडोपेप्टाइडेजेस क्या करते हैं, शॉर्ट ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर इन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देते हैं, शॉर्ट ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर। फिर ये शॉर्ट ओलिगोपेप्टाइड के अंदर फिर से ये अमीनो एसिड्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्टिडेजेस, पेप्टिडेजेस की हेल्प से अगेन अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे एंड ये ग्रोइंग पार्ट्स तक भेज दिए जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पे स्टोर्ड प्रोटीन के केस में। स्टोर्ड प्रोटीन थे यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ एंडोपेप्टाइडेज हो, एंडोपेप्टाइडेज के केस में ये ओलिगोपेप्टाइड के अंदर ब्रेक होगा, देन पेप्टिडेज एंजाइम इसको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे एंड ये ग्रोइंग पार्ट्स तक भेज दिया जाएगा। अब एंजाइम्स अगर एक्सोपेप्टाइडेजेस है, एक्सोपेप्टाइडेजेस का मीनिंग है जो टर्मिनल से ब्रेक करते हैं। एक्सोपेप्टाइडेट्स के अंदर जैसे कि अमीनो पेप्टाइडेजेस एंजाइम होंगे एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस एंजाइम होंगे। अमीनो पेप्टाइडेजेस एंजाइम एंड टर्मिनल से ब्रेक करेगा अमीनो एसिड्स रेजिड्यू को, एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस एंजाइम सी टर्मिनल से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा एंड इनको अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक कर देगा। अगेन ये अमीनो एसिड्स ग्रोइंग पार्ट्स तक भेज दी जाएंगे, सीडलिंग का जो भी ग्रोइंग पार्ट है उस तक ये भेज दिए जाएंगे। अब सीरियल्स के अंदर क्या होता है, जो स्टोर्ड प्रोटीन होता है उसका मुख्य स्थान एंडोस्पर्म में होता है, और जो भी हमने एंजाइम्स की बात की है लाइक एंडोपेप्टाइडेजेस, अमीनोपेप्टाइडेजेस, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये एंजाइम अंकुरण के बाद एलुरोन लेयर द्वारा ये क्या किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं एंड फिर एंडोस्पर्म के अंदर ये जो स्टोर्ड प्रोटीन है उसको ये ब्रेक करने का काम करेंगे। एंडोस्पर्म में कुछ यहाँ पे प्री सिंथेसाइज प्रोटीनेजेस एंजाइम भी होते हैं, ठीक है, कुछ प्री सिंथेसाइज प्रोटीनेजेस एंजाइम भी पाए जाते हैं जो बीज द्वारा जल ग्रहण यानी वाटर अपटेक करने के बाद तुरंत बाद सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म के अंदर कुछ, एंडोस्पर्म के अंदर दो टाइप से हम बोल सकते हैं। एंडोस्पर्म के अंदर एक तो एंडोस्पर्म के बाहर जो एलुरोन लेयर है, एलुरोन लेयर से कुछ एंजाइम्स को यहाँ पे क्या करवाया जाएगा, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करवाया जाएगा। इसके अलावा एंडोस्पर्म के अंदर कुछ प्री सिंथेसाइज्ड एंजाइम भी होते हैं, प्री सिंथेसाइज्ड प्रोटीनेजेस एंजाइम होते हैं, प्रोटीनेजेस एंजाइम होते हैं। ये जो प्री सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स है, ठीक है, प्री सिंथेसाइज प्रोटीन कब एक्टिव होते हैं, जब वाटर का अपटेक होते हैं, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाते हैं या फिर एक्टिव हो जाते हैं जब भी ये वाटर का अपटेक करते हैं। ये एंडोस्पर्म या फिर सीड जब वाटर का अपटेक करेगा तो ये प्री सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीनेजेस या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीनेजेस बोलेंगे या फिर पेप्टाइडेजेस, ये एक्टिव हो जाएंगे। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस उत्पाद छोटे पेप्टाइड और अमीनो एसिड्स को बढ़ते हुए अक्षों यानी कि ग्रोइंग एक्सिस जो है, ठीक है, जो सीडलिंग है ग्रोइंग सीडलिंग का, उसका जो ग्रोइंग एक्सिस है उसके ऊपर लेके जाया जाएगा। और जो मेनली जो मोस्टली जो डाइकोट सीड्स होते हैं उनके अंदर कोटिल्डन्स में अलग अलग प्रोटीन निकाय होते हैं यानी कि स्टोरेज प्रोटीन पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके अंदर डाइकोट सीड्स के अंदर क्या मिलते हैं, कुछ प्रोटीन स्टोरेज प्रोटीन्स होते हैं या फिर इनको हम बोल सकते हैं प्रोटीन बॉडीज यहाँ पे पाई जाती है, प्रोटीन बॉडीज यहाँ पे पाई जाती है। और इन प्रोटीन बॉडीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन स्टोर होता है, प्रोटीन यहाँ पे स्टोर्ड मिलता है। तो ये होता है यहाँ पे प्रोटीन्स के केस में, ठीक है। एंडोस्पर्म के अंदर क्या है, हमने देखा था कि एंडोस्पर्म के अंदर या तो जो एंडोस्पर्म के बाहर एलुरोन लेयर है वहां से कुछ एंजाइम आएंगे, इसके अलावा सीड के अंदर भी या फिर एंडोस्पर्म के अंदर भी कुछ प्री सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं एंड ये प्री सिंथेसाइज प्रोटीन्स क्या करते हैं, प्रोटीएजेस, ठीक है, यानी कि टाइप के एंजाइम होते हैं। तो ये प्रोटीएजेस या फिर पेप्टाइडेजेस वाटर अपटेक के बाद एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा डाइकोट सीड्स की कोटिलिडन्स के अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे स्टोरेज प्रोटीन पाए जाते हैं और इनको प्रोटीन बॉडीज बोला जाता है जिनके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है। अब जब भी जर्मिनेशन के बाद शुरुआत में प्रोटीनेज ए समूह से संबंधित एंडोपेप्टाइडेज भंडारण प्रोटीन से शॉर्ट चेन पेप्टाइड को स्लाइस करते हैं यानी कि उनको अलग करते हैं, उनको कट करते हैं, ठीक है। जब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो प्रोटीनेज ए है, प्रोटीनेज ए
प्रोटीनेज ए क्या करेगा, प्रोटीनेज ए एक टाइप का एंडोपेप्टाइडेज है, ठीक है, ये जो है एंडोपेप्टाइडेज है, और ये एंडोपेप्टाइडेज क्या करेगा, ये जो भी प्रोटीन्स होंगे वहां पे स्टोर्ड प्रोटीन होंगे उनको शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स के अंदर कट कर देंगे, ठीक है, छोटी छोटी चेन्स के अंदर बड़े प्रोटीन्स को ये कट कर देंगे, जिससे अब क्या होगा, ये जो बड़ा प्रोटीन था, बड़ा प्रोटीन क्या था, इनसोल्यूबल था। अब ये जब छोटे शॉर्ट पेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक हो जाता है, स्लाइस हो जाता है, तो ये घुलनशील या फिर सोल्यूबल बन जाता है, और अतिरिक्त प्रोटियोलिसिस के लिए ये कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोटियोलिसिस भी यहाँ पे होता है। इन अति संवेदनशील श्रृंखलाओं में, यानी कि जो ससेप्टेबल चेन्स को प्रोटीनेज बी श्रेणी के एंडोपेप्टाइडेज और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की क्रिया द्वारा छोटे ओलिगोपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। सबसे शुरुआत में क्या था, सबसे स्टार्टिंग में स्टोर्ड प्रोटीन्स थे। इन प्रोटीन्स के ऊपर प्रोटीनेज ए एक्ट करेगा, और इन प्रोटीनेज ए क्या करेगा, शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स बना देगा, शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स के अंदर इन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगा, जिससे ये सोल्यूबल हो जाते हैं। इसके बाद इनका और ज्यादा प्रोटियोलिसिस होता है, और उस प्रोटियोलिसिस के बाद यहाँ पे एक और एंजाइम होता है, और ये जो प्रोटीनेज ए है एंड प्रोटीनेज बी, ये दोनों ही एंजाइम जो है ये क्या है, ये एक टाइप के एंडोपेप्टाइडेजेस होते हैं या फिर कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस होते हैं, और ये एंडोपेप्टाइडेजेस एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस की क्रिया करके ये और ज्यादा स्मॉल ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, और फिर से ये क्या हो जाएंगे, और ज्यादा छोटे अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पे प्रोटीन्स के केस में। अब सभी जो प्रतिक्रियाएं हैं प्रोटीन निकाय यानी कि प्रोटीन बॉडीज के भीतर होती है। अब ये जितनी भी हमने बात की है कि पहले एक स्टोर्ड प्रोटीन्स थे, फिर एक प्रोटीनेज ए जो है एक एंजाइम आया जिसने इनको छोटे पेप्टाइड्स के अंदर शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स, ठीक है, शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ दिया, एंड ये शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स फिर प्रोटीनेज बी की हेल्प से और ज्यादा स्मॉल पेप्टाइड्स या फिर ओलिगोपेप्टाइड्स या फिर हम बोल सकते हैं ये फिर से ब्रेक करेंगे अमीनो एसिड्स के अंदर। अब ये जितनी भी ये प्रतिक्रियाएं हैं, ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटीज प्रोटीन बॉडीज के अंदर होती है, ठीक है। ये क्या है, ये एक प्रोटीन बॉडी है, तो ये सारी प्रतिक्रियाएं, सारी एक्टिविटीज प्रोटीन बॉडी के अंदर हो रही है। अब इसके बाद जो ये ओलिगोपेप्टाइड है, ठीक है, स्मॉल ओलिगोपेप्टाइड है, इसको साइटोप्लाज्म में छोड़ दिया जाता है, जहां अमीनो पेप्टाइड और अन्य डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड पर कार्य करने में सक्षम होते हैं, जिन्हें अलग अलग अमीनो एसिड्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये इतना देखा था हमने, ये प्रोटीन बॉडीज के अंदर होता है। अब इसके बाद का जो होगा, इसके लिए इनको क्या कर दिया जाएगा, यानी इसके बाद ये अमीनो एसिड्स के अंदर टूटता है, लेकिन कैसे टूटता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, प्रोटीन बॉडी से ये चला गया अब साइटोप्लाज्म के अंदर। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे, और कैसे ब्रेक होंगे, यहाँ पे अमीनो पेप्टाइड्स होंगे, कुछ और डाइपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड्स, ये सारे इनके अंदर ब्रेक होगा, और ये फाइनली अमीनो एसिड्स के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब सीडलिंग एक्सिस जो होंगे उनके लिए ये लामबंद होने से पहले अमीनो एसिड ग्लूटामिन और एस्पेरेजिन में परिवर्तित होते हैं, यानी कि ये जब अब इनको क्या करना है, इन अमीनो एसिड्स को फाइनली इन अमीनो एसिड्स को लामबंद करना है, यानी कि इनकी मोबिलाइजेशन करनी है, और मोबिलाइजेशन कहाँ पे होगी, मोबिलाइजेशन होगी इनकी ग्रोइंग सीडलिंग तक, या फिर ग्रोइंग एक्सिस या फिर सीडलिंग एक्सिस तक, ग्रोइंग सीडलिंग तक इनकी मोबिलाइजेशन होगी। अभी ये मोबिलाइजेशन ऐसा नहीं है अमीनो एसिड डायरेक्ट मोबिलाइज हो जाएगा,
तो ये पहले क्या होता है, ये पहले कन्वर्ट होता है ग्लूटामिन के अंदर, कुछ और अमीनो एसिड्स के अंदर एक कन्वर्ट होता है, जैसे कि ये होता है ग्लूटामिन के अंदर या फिर ये होता है एस्पेरेजिन के अंदर। ठीक है, जो सीडलिंग एक्सिस है उनके लिए मोबिलाइज होने से पहले अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ग्लूटामिन और एस्पेरेजिन में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड देन ये मोबिलाइज होते हैं एंड ग्रोइंग एक्सिस जो है ग्रोइंग सीडलिंग का उस तक ये पहुंचाए जाते हैं। तो ये प्रोटीन बॉडीज एंड साइटोप्लाज्म के अंदर एक तरह से मेटाबॉलिज्म या फिर मोबिलाइजेशन होता है। तो सबसे पहले स्टोर्ड प्रोटीन्स थे, प्रोटीनेज ए इंजाइम की हेल्प से शॉर्ट चेन पेप्टाइड के अंदर टूट गए। शॉर्ट चेन पेप्टाइड्स क्या करेंगे, फिर प्रोटीनेज बी की हेल्प से, और ये जो प्रोटीनिएसिस और ए और बी है ये एक टाइप के एंडोपेप्टाइडेसिस है, ये स्मॉल ओलिगोपेप्टाइड्स के अंदर टूट जाएंगे एंड स्मॉल ओलिगोपेप्टाइड्स अब अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक होंगे, लेकिन उसके लिए प्रोटीन बॉडी से ही साइटोप्लाज्म तक मूव करेंगे एंड वहां पे जाके ये ग्लूटामिन यहाँ वहां पे जाके ये और ज्यादा इनके अंदर ब्रेक होगा या फिर स्मॉल यूनिट्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे एंड फाइनली अमीनो एसिड्स के अंदर ब्रेक हो जाएंगे। एंड अमीनो एसिड्स में भी ये ग्लूटामिन एंड एस्पेरेजिन ये भी एक टाइप के अमीनो एसिड्स ही होते हैं, उनके ही नाम है, उनके अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं, देन इनका मोबिलाइजेशन किया जाता है ग्रोइंग एक्सिस तक। अब जितने भी हमने प्रोटियोलिटिक इंजाइम्स की बात की है यहाँ पे, ये सारे के सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर संश्लेषित होते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने जितने भी यहाँ पे प्रोटीनेज ए बी या फिर जो भी यहाँ पे इंजाइम्स का काम है, प्रोटीजेज है, वो सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे RER पे संश्लेषित या फिर सिंथेसाइज होते हैं। इसके बाद इनको वेसिकल्स में पैक किया जाता है। पहले क्या होते हैं, RER है, RER से यहाँ पे ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या किए जाएंगे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सिंथेसाइज होंगे। ठीक है, RER के ऊपर ये सिंथेसाइज हुए, सिंथेसाइज होने के बाद इनको वेसिकल्स में पैक कर दिया जाएगा। वेसिकल्स में पैक करने के बाद जो प्रोटीन बॉडीज में ले जाया जाता है। ठीक है, और ये वेसिकल्स क्या किए जाएंगे, फिर प्रोटीन बॉडीज के अंदर लेके जाए जाएंगे, प्रोटीन बॉडीज के अंदर, और प्रोटीन जिसके साथ वे फ्यूज करते हैं और भंडारण प्रोटीन पर अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए हाइड्रोलिसिस का निर्वहन करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रोटीन बॉडीज में इनको लेके जाया जाता है, देन वेसिकल्स एंड प्रोटीन बॉडीज फ्यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूजन होगा यहाँ पे, फ्यूजन के बाद इनका जो है इनको स्टोर कर दिया जाएगा और फिर इनका हाइड्रोलिसिस करवाया जाएगा। अब जैसे जैसे प्रोटीन टूटते हैं, इनका डाइजेशन होता है, इनका पाचन होता है, जारी रहता है, प्रोटीन पिंड बड़ी रिक्तिका यानी कि बिग वैक्यूल्स बनाने के लिए विलीन हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन पिंड थे, प्रोटीन बॉडीज थी, वो क्या करेंगी, वो बिग वैक्यूल्स बनाने के लिए विलीन हो जाएगी, जिसमें हाइड्रोलिसिस की एक श्रृंखला स्रावित होती है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के जो बोल सकते हैं हम इंजाइम्स हैं वो सिक्रीट होंगे यहाँ पे इनके अंदर, और अंत में ये ऑटोफेगिक पुट्टिकाओं यानी कि ऑटोफेगिक वेसिकल्स में विकसित हो जाते हैं, जो खर्च किए गए बीज पत्र यानी कोटिलिडन्स के अंतिम पतन यानी कि डीजनरेशन और सेनिसेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अभी जो ऑटोफेगिक वेसिकल्स क्या करेंगे, ये डीजनरेशन करेंगे एंड इनकी जो सेनिसेंस है वो कर देंगे। मूल भंडारण प्रोटीन यहाँ एक डाइसल्फाइड लिंक्ड एगुलिन से लेग्यूमिन, डाइसल्फाइड लिंक्ड इनसोल्यूबल लेग्यूमिन को शुरू में प्रोटीनियस ए एक एंडोपेप्टाइडेज है, उसकी गतिविधि द्वारा उसको छांटा जाता है ताकि उस अधिक घुलनशील बनाया जाए। ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, उसको पहले ब्रेक किया जाएगा और फिर जिसकी वजह से वो छोटा बन जाएगा और वो सोल्यूबल बन जाएगा। इसके अलावा प्रोटीनियस ए गतिविधि जो है और प्रोटीनियस बी दोनों ही एंडोपेप्टाइडेज के परिणाम स्वरूप प्रोटीन को का अमीनो एसिड्स में छोटे अमीनो एसिड्स में हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, अमीनो एसिड्स तो छोटे ही होते हैं, छोटे अमीनो एसिड्स में हाइड्रोलिसिस होता है और पेप्टाइड्स जो साइटोसोल में इनको ले जाया जाता है। प्रोटीन बॉडीज में पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी
द्वारा इस होता है, ठीक है। प्रोटीन बॉडीज के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड है उनका हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज सी की हेल्प से होता है। तो मेनली हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो भी एंजाइम्स है वही देखने की कौन सा एंजाइम किसको यहाँ पे हाइड्रोलाइज करवा रहा है। एंड स्मॉल फॉर्म के अंदर आने के बाद ये क्या कर दिया जाएगा, ये सीडलिंग एक्सिस तक या फिर ग्रोइंग एक्सिस तक भेज दिया जाएगा। अब जो भी रिलीज्ड यहाँ पे किए गए ओलिगोपेप्टाइड है को अमीनो एसिड उत्पन्न करने के लिए साइटोसोल के भीतर अमीनो पेप्टाइडेज और पेप्टिडेज, ठीक है, डाई और ट्राई पेप्टिडेज द्वारा भी परिवर्तित किया जाता है। वही चीजें हैं जैसे हमने देखा था कि प्रोटीन बॉडी से जो वो साइटोसोल के अंदर आता है तो वहां पे अमीनो पेप्टाइडेज, डाईपेप्टाइडेजेस, ट्राई पेप्सिडेज, ये सारे इंजाइम्स होंगे जो इनको अमीनो एसिड्स के अंदर परिवर्तित कर देंगे। ये अमाइड्स ग्लूटामिन और एस्पेरेजिन में परिवर्तित हो जाते हैं और अंकुर वृद्धि यानी कि सीडलिंग ग्रोथ का समर्थन करने के लिए बढ़ती अक्षों यानी कि ग्रोइंग एक्सिस तक इनको लेके जाया जाता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि कैसे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की मोबिलाइजेशन होती है, उनको ग्रोइंग एक्सिस तक लेके जाया जाता है एंड उनसे पहले उनका मेटाबॉलिज्म या फिर हम बोल सकते हैं कैटाबॉलिज्म या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं उनका ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि इजीली उनको लेके जाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।